हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इम्पोर्टेंट बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई क्योंकि यही बचा हुआ है। तो थ्योरी के लिए अगर किसी डिवाइस का अगर क्वेश्चन आता है तो इसके चांस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। चलो, क्लास 12 के बच्चे एकदम रेडी होंगे, है ना? आप एकदम रेडी होंगे किसके लिए? कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाने के लिए। जो तैयार नहीं है वो तैयार हो जाएं। जो आज से बच्चे हैं अभी तक एंजॉय कर रहे हैं कि सर कहेंगे तब हम काम में लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये हमें देखना है। तो प्रिंसिपल ये है कि व्हेन करंट फ्लो इन कोयल, जब कोयल में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? द इट experienced a टॉर्क। ये टॉर्क फील करता है, टॉर्क वहां पर महसूस करता है, उसी को काम में लिया है। और कंस्ट्रक्शन कैसे बनाई इसकी जो कंस्ट्रक्शन की है इस एप्रेटस की, वो अजीब सी है, अलग है। और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हमें सारा यहाँ पर मेजरमेंट हम कर पाते हैं। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली काम क्या है, क्या काम आता है? चलो ये भी लिख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? एप्लीकेशन है इसका टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो है यानी उसको डिटेक्ट करना, ये केवल पहचान करता है, केवल पहचान करता है। इसे मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसको किस यूज में ले सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि बनाते कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक इस तरह का एक मैग्नेट लेते हैं, ऐसा, है ना? ऐसा एक वो ले लिया आपने, पोल ले लिया। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर भी बनाया ऐसा कैसे, है ना? ये सर्कुलर, ये कैसा है? सर्किल जैसा है, ये सर्किल है। और ये हो गया आपका साउथ। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे लिया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों? ये ऐसा है, ऐसा सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है ना, देखो ये ऐसा है, सिलेंडर जैसा। और ये बीच में आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सर्किल जैसा। टॉप जो है वो सर्किल जैसा, इसीलिए ये आपको यहाँ पर सर्कुलर दिखाई दे रहा है। इसी में एक सिलेंड्रिकल, यहाँ पर हम सिलेंडर घुसा देंगे, ऐसे सिलेंडर अंदर ऐसे घुसा देंगे, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। ये जो सिलेंडर होगा ये किसका बना होगा? ये सिलेंडर बना होगा सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्यों लेते हैं काम में? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को और कहीं नहीं जाने देता, अपने आसपास सेंट्रलाइज करके रखता है, इसीलिए यहाँ हम सॉफ्ट आयरन कोर काम में लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोयल हम सेट करने वाले हैं। क्या सेट करने वाले हैं? कोयल। ये हमने एक कोयल सेट कर दी, है ना? कोयल कैसी है? कोयल भी सर्कुलर है, ऐसी है ना, ऐसी है, ऐसी सर्कुलर है, जिसको अपन साइड से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, है ना? ऐसी सर्किल जैसी है, ऐसी सर्किल है, तो इसको इधर से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी। तो ये हम टॉप व्यू ले रहे हैं कि कौन सा व्यू ले रहे हैं? टॉप व्यू ले रहे हैं। सर्किल को, इसको ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। इसके अंदर ऐसे हमने एक कोयल रख दी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है।
बहुत सारे टर्न्स हैं। चलो ये हो गया आपकी कोयल, आसानी से समझो इसको। ये कोयल है, कोयल यहाँ पर आकर है और यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये कोयल किसकी है, कहाँ सेट की हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर में सेट की हुई है। बहुत बढ़िया, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी मेन। अब इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, देखो आराम से समझो। यहां से ये सर्कुलर है, सर्कुलर है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हमें नजर आती है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, यहां पर तो होगा नहीं, है ना, फिर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। होता क्या है, अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो ये आपस में सारी इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, आराम से समझो इस कंसेप्ट को। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, तो ये कैसे होनी चाहिए, ये यहां पर ऐसी होगी, ये देखो ऐसी होगी, ये सीधी होगी, यहां पर ये आएगी, ऐसे आएगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों होगी ये, क्योंकि यहां हम लिखेंगे ड्यू टू इट्स शेप, इसकी ऐसी शेप के कारण ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, या मैं कहूं सही शब्द काम में लूं तो एरिया वेक्टर। इसका जो एरिया वेक्टर है किसका, कोयल का, उसके हमेशा 90 डिग्री पर होगी। ये जैसे कोयल है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, जैसे ये कोयल है, ये ऐसी कोयल है तो इसका एरिया वेक्टर ये इसके परपेंडिकुलर। ये कोयल जब भी रोटेट करेगी, पूरी की पूरी रोटेट करेगी ऐसी, तो भी यहाँ पर एरिया वेक्टर एक ही साइड डायरेक्शन में रहेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल होने की वजह से इसकी हमेशा कैसी रहेगी, 90 डिग्री पर रहेगी। ये आपका कंसेप्ट आपको लिखना है जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू पॉइंट होगा कुछ ना कुछ इसके मार्क्स होंगे अलग से, है ना। साथ ही आपको ये समझना है कि रेडियल कैसे होता है, ये मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया, है ना, ऐसे और ये हमेशा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जिसको समझ में कम आ रहा है वो भी यही चीज लिखेगा कि रेडियल है। क्यों रेडियल है, क्योंकि शेप की वजह से है, और शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो हमेशा रेडियल होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आने के बाद कोई समस्या नहीं है। टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, NIAB sin थीटा, पढ़ा हुआ आप, व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये इन दोनों के बीच का, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री रहने वाला है, थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज इन गैल्वेनोमीटर, समझ गए, गैल्वेनोमीटर में हमेशा 90 डिग्री है। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ टॉर्क, दैट इज NIAB। क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां से इस कोयल से एक स्प्रिंग को जोड़ दें। मान लीजिए ये यहां पर कोयल है, कोयल तो ऐसी है ना, ऐसे, इसके यहां पर एक स्प्रिंग जोड़ते हैं ऐसे, समझ में आया, यहां पर क्या जोड़ा है, स्प्रिंग को ऐड किया,
और इस स्प्रिंग में जब ये कोयल रोटेट करेगी, इस पर टॉर्क होने की वजह से ये जब रोटेट करेगी तो उतना ही स्ट्रेन यहाँ पर आएगा, है ना। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन आएगा, इसमें ऐसे खिंचाव आएगा, यहाँ पर जोड़ी हुई है, जब इसको हम यूं घुमाएंगे तो इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर पैदा होगा, किसमें, इस स्प्रिंग। चलो इसको लिखना शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपने यहाँ पर क्या किया है, एक स्प्रिंग लगा ली, और स्प्रिंग लगाने की वजह से, इस स्प्रिंग की वजह से जब ये रोटेट करेगी कोयल तो स्प्रिंग में एक स्ट्रेन पैदा होगा। अरे भाई इसको घुमाएंगे, यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग लगा रखी है ऐसे, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसमें खिंचाव पैदा होगा स्प्रिंग में। सो ड्यू टू rotation of coil, there produced a torque in spring attached to rotating coil and spring get strained and produce, देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का मैं ले रहा हूं, produce a restoring टॉर्क। यहां पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जो इसके अंदर इसकी रोटेशन के कारण वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इसकी टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी k फाई। व्हाट इज k? k इज ए कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, क्या है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट है, and it is equal to rotation per unit equal to torque per unit rotation। कहने का मतलब कि अब हम समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि यहां पर टॉर्क लग रहा है 5 अमाउंट में टॉर्क लग रहा है, यूनिट छोड़ो आप, टॉर्क लग रहा है 5 यूनिट में। जब 2 डिग्री रोटेशन होता है, ये यहां से यहां पर 2 डिग्री का रोटेशन होता है, ऐसे घूमता है, तो टॉर्क कितना लगता है 5। तो 1 डिग्री के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू है जो 1 डिग्री के लिए कितना टॉर्क लग रहा है। और ये क्या है, रोटेशन, कितना रोटेशन लास्ट में हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क, है ना। टॉर्क आया कहां से, टॉर्क आया है कोयल के घूमने से, क्योंकि उसके साथ हमने स्प्रिंग लगा दी। लो जी, स्प्रिंग लगा दी और यहाँ पर एक स्केल लगा दिया, स्प्रिंग के साथ क्या लगा दिया, स्केल लगा दिया, ठीक है, और इसको अटैच कर दिया इसके साथ। तो आई कहानी यहां तक। ये रीस्टोरिंग है, कैसा है, रीस्टोरिंग, और इसको यूज कर रहे हैं इस स्केल। अब यहां जितना रोटेशन होगा वो इस यहां से जुड़ने वाली स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा, और उसकी वैल्यू टोटल टॉर्क कितना आएगा, k फाई। ये k फाई यहां आ गया, और ये आ गया आपका टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन द कोयल। तो अब देखो बच्चों, ये दोनों टॉर्क तो सेम हो, क्योंकि ये तो इसी टॉर्क के इक्वल टॉर्क बनेगा। अच्छा, तो इनको मैं इक्वल लिख देता हूं, इसको साफ कर दूं, नोट कर लिया होगा। जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं साथ में, उससे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पॉज करें, आलस बिल्कुल ना, है ना। चल, यहां पर आ गया आपका k फाई
इज इक्वल टू एन आई ए बी। दोनों टर्म को मैंने कर दिया इक्वल। जैसे ही हम इक्वल रखेंगे यहां पर एक वैल्यू आएगी 5, दैट इज एन आई ए अपॉन ए बी अपॉन के, राइट। सो 5 विल बी इक्वल टू एन आई बी अपॉन के, सॉरी एन ए बी अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई आई। अब देखो बच्चों यहां पर जितना भी ये कोई में टर्म्स है एन ये सेम रहेंगे, एरिया में कोई डिफरेंस आएगा नो, कांस्टेंट रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी, और के तो कांस्टेंट है, यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होने वाली है, कांस्टेंट। तो 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। या मैं इसको यहां पर एक नाम दे दूं जी आई, वेयर जी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन के। समझ गए आप? और ये बोलते हैं इसको जी क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ध्यान रखना है, कई बार पूछते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो NAB अपॉन के। और इससे ये क्लियर हो गया कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई। जो फाई और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यहां जितना ये रीडिंग बताएगा, जितना रोटेशन होगा, दैट विल बी डिपेंड ऑन द करंट ओनली। वो केवल करंट पे डिपेंड करेगा और वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। इसी को एडवांटेज देते हुए यहां से हम करंट के जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे रोटेशन में बढ़ जाएगा और हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि वहां पर करंट है या नहीं है, ज्यादा है या कम। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई आपकी करंट के डिटेक्ट करने की। हाँ तो बच्चों ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब कुछ टर्म्स और पढ़ते हैं। हमने पहली टर्म क्या पढ़ी? हमने पढ़ी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है? सेंसिटिव डिवाइस। तो इसमें दो तरह की सेंसिटिविटी, पहली आती है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं IS एंड इट इज इक्वल टू 5 अपॉन आई। तो बताओ, यहां से वैल्यू रख दो, 5 अपॉन आई कितना होगा? NAB अपॉन के एंड दैट इज कांस्टेंट। तो अब इस 5 अपॉन आई को, इस करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? पहला डिपेंड करेगी कि वी शुड इंक्रीज एंड दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कोयल में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। यहीं से पढ़ रहे हो। सेकंड, इंक्रीज एरिया ऑफ कोयल, है ना, एरिया ऑफ कोयल जितना ज्यादा होगा हम ज्यादा एरिया का ले काम में, है ना। अच्छा, तीसरा क्या हो गया? इंक्रीज बी, मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा दो, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा सेंसिटिव, करंट सेंसिटिव आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। एंड फोर्थ इज डिक्रीज के, इसको कम करो, यानी यूज सॉफ्ट स्प्रिंग को सॉफ्ट काम में लो, ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो हार्ड होगी तो के ज्यादा हो जाएगा, के ज्यादा हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। समझ में आई कहानी? ये बात है करंट सेंसिटिविटी। एक टर्म और रह गई है और वो है बच्चों, वो क्या है? वोल्टेज सेंसिटिव।
बहुत बढ़िया बढ़िया अपन पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं VS। ये होता है फाई अपॉन वी, फाई अपॉन वी। तो वी का तो यहाँ कुछ है नहीं, तो हम लिखेंगे इसको फाई अपॉन वी आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो VS विल बी इक्वल टू फाई अपॉन, फाई की वैल्यू रखें, फाई की वैल्यू तो ये है ना, फाई अपॉन आई कितना होगा, यहां से उठा के रख दिया, दैट इज NAB अपॉन KR। अरे भाई ये फाई अपॉन आई की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, इसको रख दिया मैंने फाई अपॉन आई की जगह, है ना, R बच गया, समझ में आया। चलो अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, देन व्हाट हैव टू डू, VS को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, हम नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना, लंबा वायर काम में लेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हो गई समस्या। यहां पर ए नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कोयल का जितना अपन बढ़ाएंगे उतना ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, समझ रहे हो। एरिया बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को एक हम बढ़ा सकते हैं, हम क्या बढ़ा सकते हैं, वी कैन इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। और क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉफ्ट यूज सॉफ्ट स्प्रिंग, ये सब कहानी हम पढ़ चुके हैं। और आर को कम हम कैसे कर सकते हैं, यूज थिक वायर, मोटे वायर काम में लो, है ना, क्योंकि आप लंबाई बढ़ाओगे तो फिर से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, बड़ी समस्या है। तो हमें कैसे वायर यूज करनी चाहिए, थिक वायर, मोटा वायर। जब मोटा वायर हम काम में लेंगे टर्न्स बनाने के लिए तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे टर्म्स थे जिनको हमने स्टडी किया। अब बच्चों हम काम में लेने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि क्या हम गैल्वेनोमीटर को केवल डिटेक्ट करने के ही काम में लेंगे, क्या हम इसको अमीटर के रूप में काम में नहीं ले सकते। तो पहला हम पढ़ने वाला है गैल्वेनोमीटर एज अमीटर, अमीटर के रूप में काम में लेने वाला है गैल्वेनोमीटर एज अमीटर। बच्चों होता क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। जहां पर हम गैल्वेनोमीटर को काम में ले रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका भी एक रेजिस्टेंस है ना, इसका क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पर ऐसा एक मेजर कर सकता है किसी भी करंट को, लेकिन ये हाई करंट को मेजर नहीं कर सकता। हाई जो करंट है इसको ये मेजर नहीं कर सकता, ये पढ़ नहीं सकता। इसका कारण है, कारण क्या है, मान लो इसके अंदर मैंने, इसका फॉर्मूला ये है कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, राइट। मैं जैसे जैसे इस आई को बढ़ाऊंगा तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने 5 माइक्रो एम्पीयर करंट दिया और इसका 1 डिग्री हो गई, ठीक है। फिर मैंने 10 दिया तो ये 2 डिग्री हो गई, लेकिन मैंने 500 दिया तो इसकी जो रेंज है, जो इसकी रोटेशन की रेंज है, वो इस ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो जब उससे ज्यादा ये नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये हाई करंट को कभी मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना एंगल ऑफ रोटेशन इस पे हम दे ही नहीं सकते। हो सकता है कि हम ज्यादा हाई करंट इसको दे दें तो ये जोर से इसके अंदर एंगल ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा हो जाए, एकदम से यहाँ पर जो इसकी नीडल है वो यहाँ पर टकराए और इसको तोड़ दे, इट कैन ब्रेक। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इसको भी हम मेजर करना, अमीटर के रूप में काम लें। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। तो ये करंट को मेजर करने, ऐसा बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाते हैं।
इस रेजिस्टेंस को कहते हैं शंट। क्या बोलते हैं इसको? शंट। कहानी समझ में आ रही है ना आपको? और शंट होता है क्या है एक्चुअली में? ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ए वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पर लगा देते हैं। कहां लगाते हैं? पैरेलल। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि अब जो करंट है वो ज्यादातर इधर फ्लो हो रहा है क्योंकि यह रेजिस्टेंस कम है। एक बहुत ही सुंदर इसको कहानी से मैं बताना चाहता हूं। मान लो कि आपको कहा जाए कि मुझे सब बच्चों की कॉपी देखनी है, होमवर्क की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मुझे यहां पर कॉपी चेक करनी है 50 बच्चों की, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मॉनिटर को ये कहा कि भाई कॉपी ला के रख दो। अब मेरे काम बढ़ गया, मेरा बहुत ज्यादा काम बढ़ गया। मैं 50 बच्चों की कॉपियां लेकर बैठूंगा तो मैं थक जाऊंगा और मैं कॉपी भी गिन नहीं पाऊंगा, पूरी ढंग से देख भी नहीं पाऊंगा। तो मैंने मॉनिटर को ये कहा कि हर 5 कॉपी पर एक कॉपी इस साइड से निकाल दे, तो मुझे दे दे। 4 कॉपी तू देख ले, 5 कॉपी मुझे दे दे, है ना? या ठीक है, मैंने एक रेशियो बना लिया कि 5:1 का कॉपियां मुझे देते थे। तो यहां क्या हुआ कि जब यहां से 50 कॉपी यहां पर आई तो मेरे पास यहां पर 10 कॉपी आ गई, 60 कॉपी देख ली। कैसे? 5:1, हर 5 कॉपी में एक कॉपी इधर से आ गई, मेरे पास आ गई। समझ में आया? और मैंने 60 कॉपियां चेक कैसे की? मैंने ये मान लिया कि 10 कॉपी मेरे पास आ गई तो 50 उसने वापस दे दी, हो गई 60 कॉपी। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉपी साइड में कैसे आ गई? अरे भाई मान लो यहां से ट्रकें खड़ी है, 100 ट्रकों को मुझे चेक करना है कि यहां से निकल रही है ना? अब ये सड़क है, परेशान हो गई, बढ़िया सड़क हाईवे बना हुआ है, ये क्या है? हाईवे, और 100 ट्रक यहां से निकलने हैं। मैंने एक साइड का रास्ता बनाया और साइड के रास्ते में यहां पर ये बता दिया कि भाई 10 ट्रक में से एक ट्रक इधर आनी चाहिए, रेशियो बना लिया यहां। अब ये साइड के रास्ते से अगर 100 ट्रक निकलेंगे तो इस रास्ते को तोड़ देंगे। तो मैंने एक रास्ता बना लिया, 10 इधर निकालो, एक यहां दे, यहाँ 20, यहाँ 2, यानी मैं यहां बैठा बैठा एक रेशियो फिक्स कर दिया मैंने, और यहां बैठा बैठा काउंट कर सकता हूं कितने ट्रक इधर से निकले। समझ में आई कहानी? यहां 2 ट्रक आने का मतलब यहां 20 ट्रक निकल गए, बहुत बढ़िया, ठीक है? और मैंने कम काउंट किया, कम एनर्जी में इधर सारे ट्रकें काउंट कर दी। ऐसी ही सिचुएशन यहां पर है। इस हाई करंट को मैं मेजर नहीं कर सकता क्योंकि गैल्वेनोमीटर की इतनी हैसियत नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक शंट जोड़ दिया जो कि बहुत ही स्मॉल सा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहां से करंट फ्लो हो रहा है, आराम से करंट भी फ्लो है ना? मान लीजिए इसकी जो लिमिट है वो IG है। IG क्या है? करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है? यहां फुल डिफ्लेक्शन आने के लिए करंट कितना है ना? दैट इज IG, और टोटल करंट इधर से IR है, तो इस साइड में कितना करंट बहेगा? I माइनस IG, और ये शंट का रेजिस्टेंस मान लो S है। यहां और यहां दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में हम लगा रहे हैं, इसको पैरेलल में लगाया है ना? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर से आएगा वो कितना आएगा बच्चों? IR, I मींस I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज S, शंट का रेजिस्टेंस। और गैल्वेनोमीटर में इधर से क्या आएगा? GIG, शंट कितना लगाना है इसको मेजर करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगा दिया। I माइनस IG, तो इधर जो करंट फ्लो हो रहा है ये रेजिस्टेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और GIG
IG इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा कि ये एक आसान रास्ता बन गया करंट फ्लो का, तो यहाँ पर करंट कम फ्लो होगा और इस IG की वैल्यू से ही हम पूरा करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये IG मान लो आपको निकालना है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे इसी में। क्या फॉर्मूला लगाओगे, है ना, क्या फॉर्मूला लगेगा, करंट निकालना मान लो तो IS माइनस IGS इज इक्वल टू GIG और I कितना होगा, ये उधर चला जाएगा, IS इज इक्वल टू GIG प्लस SIG और I हो गया बच्चों IG G प्लस S अपॉन ये नीचे आ जाएगा S। लो जी, ये पूरा IG के हिसाब से यहाँ कितना करंट कितना IG है, कितना इसको डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसके हिसाब से टोटल करंट कितना है वो आपने निकाल लिया यहाँ कैलकुलेट कर। ये तो बहुत कम सा करंट है, टोटल करंट आ जाएगा। ये वैल्यू कम है, ज्यादा आएगा, श्योर है, ज्यादा आना भी चाहिए आई से। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, और करंट को टोटल कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, अमीटर। इट मींस वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर एज ए अमीटर। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इसको वोल्टमीटर के रूप में भी काम में ले सकते, बिल्कुल ले सकते। चलो पढ़ते हैं कैसे लगे, है ना। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को हमने कैसे यूज किया वोल्टमीटर के लिए, वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर काम क्या है। वोल्टमीटर काम आता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने, और इसको किस में मेजर करता है, वोल्ट में। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई भी गैल्वेनोमीटर लगा है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है ना, और ये इसको डिफ्लेक्शन बताया। हमने यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में लगाया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि गैल्वेनोमीटर को जो हम वोल्टमीटर के काम में लेंगे तो उस वहां पर पैरेलल लगाएंगे, और पैरेलल लगाते समय इसके साथ में यहाँ सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, एंड दैट इज R। व्हाट इज R? R इज हाई रेजिस्टेंस। क्या है ये? हाई रेजिस्टेंस है। इसका ऐसा क्यों लगा, क्या फायदा? देखो बच्चों, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू G गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इज IG। हमने पढ़ लिया कि वो IG ही हो सकता है। क्या हो सकता है? वो IG हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए, ये इसी कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि यहां से I करंट आ रहा है, ठीक है, यहां से I करंट आ रहा है ना, यहां पर फ्लो हो रहा है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, लेकिन यहां पर जितना भी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मेजर इधर से होगा। तो यहां मान लेते हैं कि हम I करंट आ रहा है, तो ये यहां पर कितना जाएगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो I होगा वो V अपॉन G होगा, अगर केवल यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा। कहानी समझ में आ रही है? अब क्या है कि यहां पर ये दो लगे हुए हैं, दोनों सीरीज में है, ठीक है। ये नॉन क्वांटिटी है, ये नॉन क्वांटिटी है। I को अपन मेजर कर लेंगे, मेजर इसलिए कर लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होना है वो यहां होना है, यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस हाई है और इसमें से बहुत ही कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि ज्यादातर पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो जाएगा और बहुत ही कम यहां से करंट फ्लो होगा, जिसको ये आसानी से मेजर कर लेगा। और वो जो करंट फ्लो होगा वो 0 से IG के बीच में होगा।
ठीक है, यानी अगर हम मान लो बीच में नहीं हो रहा है, इसका नहीं आ रहा फुल डिफ्लेक्स में आ रहा है, तो हम आर को बढ़ा देंगे, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस करंट का जैसे ही हमें पता चलेगा कि यहाँ कितना फ्लो हो रहा है, उसको हम वैल्यू में रख देंगे और G प्लस V अपॉन G प्लस R का फॉर्मूला लगाते हुए हम यहाँ पर V की कैलकुलेशन कर लेंगे। आई हमें पता है G कांस्टेंट है, हमें पता है, और R जो है वो हमने नॉन रेजिस्टेंस लगाया, नॉन हाई रेजिस्टेंस लगाया, और ये हमेशा इसके सीरीज में लगता है। कैसे लगता है? सीरीज में लगता है। समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह हम यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कहानी है ना। दोनों तीन चीजें हमने सीखी। गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कहाँ टॉर्क लगता है, किस अमाउंट में लगता है, यानी किस मैग्नीट्यूड के साथ लगता है। फिर हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पढ़ा, फिर हमने सेंसिटिविटी पढ़ी कि कितना सेंसिटिव है ये करंट के प्रति, जितना सेंसिटिव है उसको हमने IS कैलकुलेट किया। फिर वोल्टेज के प्रति कितना सेंसिटिव है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रति, तो उसको VS हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में काम में कैसे ले सकते हैं, और वोल्टमीटर को मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे हम काम में ले सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।